पिछले कुछ दिनों से सूडान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 से 3 दिन में सूडान के एक छोटे से शहर अल फशर में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। जहां एक तरफ इसराइल ने पिछले 3 सालों में फ़लस्तीन के अंदर 70 से 80 हज़ार लोगों को शहीद किया है, वहीं सूडान के अंदर सिर्फ 2 दिनों के अंदर 1.5 लाख लोगों का मारे जाना इस सदी का सबसे बड़ा सानेहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और वहीं दूसरी तरफ अल जज़ीरा और TRT ने तो सैटेलाइट की लेटेस्ट इमेजेस भी जारी कर दी हैं, जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि अभी भी वहाँ पर लाशों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। और कुछ वीडियोस तो ऐसी खौफनाक वहाँ पर देखने को मिली हैं कि जिनके अंदर इंसानों को जिंदा वहाँ पर ज़िबा किया जा रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात पता है क्या है? सूडान के अंदर इस वक्त 97% आबादी मुसलमानों की है, यानी कि एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान का जानी दुश्मन बन चुका है। और सूडान के अंदर ये कत्ल गारत को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने 14 नवंबर को एक इमरजेंसी इजलास बुलाया है ताकि हालात का जायज़ा लिया जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सूडान के अंदर इतने बड़े कत्लेआम की असल वजह क्या है और ये सारा कत्लेआम करवा कौन रहा है? तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Sudan's civil war has entered a new horrific phase. The paramilitary Rapid Support Forces have gone on a killing spree. Sides are accused of war crimes. But in Darfur, सूडान रेड सी यानी कि बहराए अहमर के किनारे मौजूद अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें मिस्र, लीबिया, कीनिया और इथोपिया जैसी कंट्रीज़ के साथ लगती हैं। अगर आप सूडान का मैप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सूडान के पास से रेड सी की चौड़ाई बहुत ही कम हो जाती है और इसकी दूसरी तरफ सऊदी अरब है। और सूडान की कुछ जगहों से तो साली पट्टी इतनी छोटी हो जाती है कि सूडान और सऊदी अरब का डिस्टेंस तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर रह जाता है। सूडान की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है क्योंकि वहाँ से दरियाई नील गुजरता है। और सूडान की ज़मीन ना सिर्फ ज़रखेज़ है बल्कि बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह वहाँ से गोल्ड और बाकी मादनियात भी निकलती हैं। लेकिन इतने बड़े कुदरती वसाइल होने के बावजूद वहाँ की आवाम का बुरा हाल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी अफ्रीका के कंट्रीज़ का है। लेकिन सूडान की असल तबाही उस वक्त शुरू हुई जब 30 जून 1989 को सूडान की फ़ौज के एक ब्रिगेडियर उमर अल बशीर ने बगावत के ज़रिए से सिविल हुकूमत का खात्मा कर दिया। और इसके बाद से सूडान के अंदर जमहूरियत का खात्मा और एक डिक्टेटर का राज शुरू हो गया। और बाकी डिक्टेटर्स की तरह उमर अल बशीर ने भी सूडान के अंदर से मुखालिफ सियासी आवाज़ों को कुचलना शुरू कर दिया ताकि वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सके। लेकिन जैसे जैसे हुकूमत का जुल्म बढ़ता गया तो सामने से अवाम के अंदर भी गुस्सा बढ़ने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि साल 2000 आते आते सूडान के अंदर मसल्ला ग्रुप बनना शुरू हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप मजबूत होते गए क्योंकि इन लोगों ने ऐसे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था जहाँ पर गोल्ड की बड़ी बड़ी माइंस थी। इसीलिए इन्होंने साल 2003 से लेकर साल 2008 तक सूडान के अंदर दारफूर के इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया। अभी जहाँ एक तरफ सूडान के अंदर गोल्ड की माइंस पर कब्जा करने के लिए कत्लेआम हो रहा था, वहीं पर सूडान का जो साउथ वाला हिस्सा था वो वैसे सूडान से अलहदगी चाहता था और वहाँ पर वो तहरीकें अपने पीक पर थी। लेकिन इस सब के बावजूद उमर अल बशीर ने इक़्तिदार से कब्जा नहीं छोड़ा और अपनी कुर्सी के साथ चिपक कर बैठा रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि साल 2011 में सूडान 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। यानी जो साउथ सूडान था उसने सूडान से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो 2011 में सूडान के पार्टीशन के बाद जब उमर अल बशीर को अपनी कुर्सी जाती हुई नज़र आने लगी तो उसने इन तमाम मसल्ला ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए और इन तमाम ग्रुप्स को कानून के दायरे में लेकर आए। लेकिन इन ग्रुप्स को गैर मुसल्ला करने की बजाय उसने 2013 में इन तमाम ग्रुप्स को पैरामिलिट्री फोर्स में तब्दील कर दिया, जिसे इसने RSF यानी कि रैपिड टास्क फोर्स का नाम दिया। अभी 2013 के बाद से सूडान के अंदर 2 बड़ी फोर्सेस हो गई थी। एक थी सूडान की नेशनल आर्मी SAF यानी कि स्वीडनीज आर्मेड फोर्सेस और दूसरी थी पैरामिलिट्री फोर्स RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स। उमर अल बशीर का 2013 में RSF बनाने के पीछे असल मकसद ये था ताकि वो मुल्क के अंदर अपने कंट्रोल को मजबूत बनाएं, क्योंकि 2011 में सूडान का एक बड़ा हिस्सा इससे पहले ही अलहदगी का ऐलान कर चुका था।
तो भी ये बाकी बचे हुए मुल्क के टुकड़े करवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उमर अल बशीर ने RSF को बनाया था। इसके बाद उमर अल बशीर ने सूडान के अंदर बड़े पैमाने पर गोल्ड और बाकी मादनियात निकालना शुरू कर दी, लेकिन इसका फ़ायदा मुल्क या आवाम तक कभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े फौजी जर्नैल ही ये सारे का सारा माल हड़प कर जाते थे। तो भी अगर आप सूडान के पिछले 10 सालों में गोल्ड की प्रोडक्शन चेक करेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि सूडान ने 2015 में 80 टन गोल्ड निकाला, जबकि 2016 में 90 टन, 2017 में 105 टन, 2018 में 95 टन, 2019 में 100 टन, 2020 में 95 टन, 2021 में 85 टन, 2022 में 88 टन और 2023 में 25 टन और 2024 में 58 टन। अगर आप इस गोल्ड की मालियत कम से कम भी लगाएं तो सूडान हर साल तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर का गोल्ड निकालता है और बाकी तमाम मादनियात तो इससे अलहदा हैं। अब ये 10 से 12 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी अमाउंट है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि पाकिस्तान IMF से लोन लेता है और IMF 3.5 सालों में पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर देता है, यानी कि 36 महीनों में 7 बिलियन डॉलर देता है, जबकि सूडान सिर्फ 1 साल के अंदर 10 से 12 बिलियन डॉलर का सिर्फ गोल्ड निकालता है। और इसके अलावा वहाँ पर डेरों और मादनियात हैं और वहाँ पर उनकी फसलें भी अच्छी होती हैं और वो अपनी अजनास को भी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सारे का सारा पैसा वहाँ की आम आवाम के पास जाने की बजाय वहाँ पर ऊपर बैठी हुई अशराफिया की जेब में जा रहा था। इसे देखते हुए आवाम के अंदर भी गुस्सा बढ़ रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि 2018 और 19 में उमर अल बशीर की हुकूमत के ख़िलाफ़ सूडान के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। शुरू में तो SAF और RSF यानी दोनों फोर्सेस ने मिलकर आवाम के समंदर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मामला कंट्रोल से बाहर हो गया तो फिर इन्हीं फोर्सेस ने मिलकर 2019 में 30 साल के बाद उमर अल बशीर को इक़्तिदार से हटा दिया और इसको उठाकर जेल में डाल दिया और इसी जेल में 2023 में इसकी मौत हो गई। 2019 में उमर अल बशीर को इक़्तिदार से हटाने के बाद सूडान की नेशनल आर्मी, रैपिड सपोर्ट फोर्स और सिविलियन पर मुश्तमिल एक निगरान हुकूमत बनाई गई ताकि हालात बेहतर होने पर मुल्क के अंदर जमहूरियत को दोबारा से बहाल किया जा सके। और इस बात पर वहाँ की नेशनल आर्मी, रैपिड सपोर्ट फोर्स और आम आवाम भी राज़ी थी। लेकिन 2021 में दोबारा से एक फ़ौजी जनरल अब्दुल फ़ातिह अल बुरहान ने फ़ौजी बगावत की और निगरान हुकूमत को ख़त्म करके सूडान के अंदर दोबारा से मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल बना दी। इसके बाद अब्दुल फ़ातिह अल बुरहान ने RSF को अपने साथ जम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस तरह SAF यानी कि सूडान आर्मेड फोर्स और RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, इन दोनों के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए। अभी यहाँ पर SAF का लीडर बन चुका था अब्दुल फ़ातिह अल बुरहान, वहीं पर जो RSF थी उसका लीडर था हमेदती। इसी तरह सूडान की आम आवाम भी दो दड़ों के अंदर बट गई। एक वो लोग थे जो SAF को सपोर्ट करते थे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग थे जो RSF को सपोर्ट करते थे। और फिर 2023 के बाद से RSF बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई और इसने सूडान के मुख्तलिफ शहरों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और जहाँ पर भी ये कब्ज़ा करते वहाँ पर उन तमाम लोगों को जान से मार देते जो SAF को सपोर्ट करते थे। और आज के दिन सूडान में अल फशर के अंदर जितनी भी कत्लो गारत हो रही है वो सारी कत्लो गारत RSF और इसके सपोर्टर कर रहे हैं। इनका बेसिकली मकसद सिर्फ एक है ताकि ये वहाँ पर शहरों पर कब्ज़ा करें, वहाँ पर जितनी भी गोल्ड की माइंस हैं ये वहाँ पर कब्ज़ा करें और वहाँ से गोल्ड को निकालने के बाद अयाशी करें। अभी SAF तो सूडान की एक नेशनल आर्मी है जिसके पास वहाँ पर हुकूमत है, वो लोगों से टैक्स कलेक्शन करते हैं और उसके अलावा वहाँ पर जितनी भी माइनिंग वगैरह होती है वहाँ से भी उनको ठीक ठाक पैसा आता है जिससे वो हथियार खरीदते हैं और RSF के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ RSF को सबसे ज़्यादा माली सपोर्ट और हथियार UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देता है और इसके बदले में RSF UAE को वहाँ से गोल्ड निकाल कर देती है। और क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक तो 2003 से लेकर अब तक RSF तकरीबन 25,000 टन से ज़ायद गोल्ड UAE को दे चुका है और UAE इसके बदले में इसे हथियार देता है जो आम शहरियों की जानें लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं सूडान की इस पूरी जंग को चंद अल्फाज के अंदर बयान करूं वो शायद यही होगा कि सूडान की ये पूरी जंग इक़्तिदार के हवस और माल के लालच की है। अल्लाह हाफिज़।